नमस्कार, मैं हूं अजय। उत्तराखंड कांग्रेस की सबसे बड़ी खबर आज की, हरीश रावत को पंजाब के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। हरीश रावत ने पंजाब के प्रभारी की जिम्मेदारी से मुक्त करने की अपील की थी, खुद आलाकमान से कही थी और कांग्रेस हाईकमान ने हरीश रावत की बात को माना है और हरीश रावत को अब पंजाब के कामकाज से, प्रभारी के पद से फ्री कर दिया है। अभी तुरंत आज ही से हरीश रावत को पंजाब के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। पंजाब में हरीश चौधरी को अब नया कांग्रेस प्रभारी बनाया गया है। हरीश रावत अब अपना पूरा वक्त उत्तराखंड चुनाव पर देंगे। हरीश रावत उत्तराखंड में कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी हैं। हरीश रावत लंबे वक्त से पंजाब से मुक्त होकर सिर्फ उत्तराखंड के लिए काम करने की बात कर रहे थे, लेकिन पंजाब में पेच पिछले दिनों फंसे हुए थे, इस वजह से वो छूट नहीं पा रहे थे वहां। अब कांग्रेस आलाकमान ने हरीश रावत की बात मानते हुए उन्हें उत्तराखंड पर ही फोकस करने को कहा है और राज्य कांग्रेस के लिए ये अपने आप में आज की ये बड़ी खबर। और हरीश रावत ने पंजाब के प्रभार के मुक्त किए जाने के बाद कांग्रेस हाईकमान को धन्यवाद किया, कहा कि पंजाब हमेशा उनके दिल में बसता है। रावत ने ट्वीट किया कि पंजाब के दोस्तों, खासतौर पर कांग्रेस जन, मैं आपके प्यार और समर्थन को नहीं भूल सकता। मैं आपसे अलग नहीं हूं। पार्टी के प्रति कर्तव्य की पुकार है कि मैं एक स्थान विशेष उत्तराखंड में पूरी शक्ति लगाऊं। मेरे दिल में हमेशा पंजाब रहेगा। यूं भी मेरे दिल में एक पंजाब स्थायी रूप से बसता है, जहां से हर दिन पंजाबियत की खुशबू मेरे मन को आनंदित करती है। दिवाली आ रही है, गुरु पर्व आ रहा है, आप सबको ढेर सारी बधाइयां। सुनील नवप्रभात हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए देहरादून से। सुनील, तो अब क्या करेंगे अब हरीश रावत? जैसा वो खुद कह रहे थे कि उनको फुर्सत दिया जाए, वो फोकस करना चाहते हैं चुनाव पर। देखिए, हरीश रावत लंबे समय से कांग्रेस हाईकमान से मांग करते रहे हैं कि उनको पंजाब के प्रभारी पद से मुक्त कर दिया जाए ताकि वो उत्तराखंड में फोकस कर सकें, क्योंकि यहाँ पर हरीश रावत लीडिंग भूमिका में है। जो कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन कमेटी है उसके चेयरमैन हरीश रावत हैं, तो पूरा दारोमदार हरीश रावत पर है। उत्तराखंड में जो चुनावी रण यहाँ पर शुरू हुआ है, तो उसी को लेकर हरीश रावत लंबे समय से ये डिमांड कर रहे थे कि उनको सिर्फ उत्तराखंड में रहने दिया जाए फिलहाल जब तक चुनाव होते हैं। आखिरकार उनकी मांग मान ली गई है। उनको कांग्रेस जो पंजाब प्रभारी पद से उनको मुक्त कर दिया गया है। हरीश रावत अभी कुमाऊं के दौरे पर हैं। लगातार जो डिजास्टर वहां पर हुआ है वो वहां पर लोगों को जाकर मिल रहे हैं, इसलिए इसके अलावा राज्य भर में भी उनके अलग अलग दौरे लगे हैं। तो इसी को देखते हुए जो हरीश रावत चाह रहे थे हाईकमान से, आखिरकार उनकी जो मन की मुराद थी वो पूरी कर दी गई। जी धन्यवाद आप सुनील आपका। तो अपने आप में अब जाहिर है कि पूरी तरह से एक जगह फोकस्ड होना चाहते थे और अब उन्हें यानी कि हरीश रावत को पंजाब के कामकाज से फ्री कर दिया गया है। तो उम्मीद है कि अब कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन पर पूरी तरह जोर देंगे हरीश रावत। और अब बीजेपी की बात करते हैं। तो आपदा से निपटने के बाद उत्तराखंड बीजेपी अब एक बार फिर अपने चुनावी अभियान को धार देने जा रही है। इसके तहत बीजेपी अब केंद्र के से नियुक्त 4 प्रदेश और चुनाव से प्रभारियों को विधानसभा क्षेत्रों में भेजने जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड बीजेपी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत कुमार गौतम को प्रभारी, तो लखीमपुर खीरी से सांसद रेखा वर्मा को सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बीच पार्टी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को चुनाव प्रभारी बनाने के साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह और वेस्ट बंगाल से सांसद लोकेट चटर्जी को चुनाव सह प्रभारी बनाकर उत्तराखंड भेजा है। बीजेपी ने अब जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को साधते हुए 4 प्रभारियों को सभी 70 विधानसभाओं की जिम्मेदारी सौंप दी है। प्रभारी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर पार्टी वर्कर्स को एक्टिवेट करने के साथ ही चुनावी माहौल की थाह लेने का काम करेंगे। कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा के साथ शक्ति केंद्र स्तर पर, बूथ स्तर पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और हर विधानसभा की बैठक करके उस विधानसभा को मजबूत करने के लिए जो भी काम होंगे वो सब वो काम करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। सम्मेलन के जरिए बीजेपी समाज के उन लोगों को टारगेट करेगी जिनका अपने अपने क्षेत्रों में कुछ न कुछ प्रभाव है। इन सम्मेलनों में केंद्रीय नेताओं को भी मैदान में उतारने की प्लानिंग है। प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू हो गए हैं। अभी हमारे पब्लिक के कार्यक्रम हमने शुरुआत कर दी है। तो आहिस्ते आहिस्ते हमारे विधानसभाओं के स्तर पर हमने केंद्र बिंदु अपना जो चुनाव का बनाया है
विधानसभा के अंदर हमारी जो कमेटी बननी थी वो लगभग बन गई है। तो कुल मिलाकर अब हम जो प्रभारी हमारे बने थे विधानसभाओं के, अब हम एक महिला से प्रभारी भी उनके साथ दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी हर फ्रंट पर किलेबंदी कर रही है। चुनाव सह प्रभारी सरदार आरपी सिंह को यूएस नगर के सिख और किसान बाहुल्य 3 सीट और लॉकेट चटर्जी को बंगाली समुदाय से जुड़ी सीटों की जिम्मेदारी सौंपना बीजेपी के वोटर्स की किलेबंदी की इसी रणनीति का हिस्सा है। देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और बीजेपी में प्रभारियों की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम को हरिद्वार, देहरादून और महानगर की जिम्मेदारी दी गई है। सह प्रभारी रेखा वर्मा टिहरी और देहरादून की जिम्मेदारी देखेंगी। चुनाव सह प्रभारी लॉकेट चैटर्जी उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर की जिम्मेदारी संभालेंगे। चुनाव सह प्रभारी सरदार आरपी सिंह को नैनीताल, उधम सिंह नगर, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। और यूपी में प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया। तो उत्तराखंड में बीजेपी ने सभी 70 विधानसभाओं में चुनाव प्रभारियों के साथ महिला सह प्रभारी नियुक्त करने का फैसला किया। चालीस % महिलाओं को विधानसभा चुनाव में टिकट देने का कांग्रेस ने यूपी में ऐलान किया, लेकिन उसका असर उत्तराखंड में बीजेपी पर दिखाई दिया। उत्तराखंड बीजेपी ने सभी 70 विधानसभाओं में 2 महीने पहले ही पार्टी के सीनियर लीडर्स को चुनाव प्रभारी बनाकर भेज दिया था, लेकिन पार्टी ने अब अचानक अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया। बीजेपी अब सभी 70 विधानसभाओं में एक चुनाव सह प्रभारी भी तैनात करने जा रही है। खास बात यह है कि ये सभी महिलाएं होंगी। विधानसभा के अंदर हमारी जो कमेटी बननी थी वो लगभग बन गई है। तो कुल मिलाकर अब हम जो प्रभारी हमारे बने थे विधानसभाओं के, अब हम एक महिला से प्रभारी भी उनके साथ दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर महिलाओं के बीच में भी काम हमारा पर्याप्त रहे, तो एक नई कॉन्सेप्ट भी हम लेकर आ रहे हैं। पार्टी के इस फैसले से बीजेपी महिला विंग उत्साहित है। दरअसल पार्टियों के इस प्रेम के पीछे महिला वोटर्स का दबदबा मुख्य कारण है। उत्तराखंड में कुल वोटर्स का 47% महिलाएं हैं। केदारनाथ, धारचूला, डीडीहाट, द्वाराहाट और पिथौरागढ़ ये 5 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां महिला वोटर्स की संख्या पुरुष वोटर्स से ज्यादा है। देखिए, उत्तराखंड में अगर कोई पार्टी महिला प्रतिनिधित्व को लेकर गंभीर रही है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी ही है। चाहे वो पंचायत चुनावों में, स्थानीय निकाय चुनावों में गैर आरक्षित सीटों पर भी महिलाओं को मौका देना हो, या फिर संगठन में भी जो विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं वो महिलाओं को दे। तो अगर पार्टी तय करती है कि हर विधानसभा में एक महिला सह प्रभारी नियुक्त किया जाएगा तो ये बहुत ही सराहनीय पहल है। उत्तराखंड में वोटिंग के लिहाज से भी महिलाओं की भूमिका काफी अहम मानी जाती है, क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा महिला वोटर्स अधिक संख्या में बूथ तक पहुंचती हैं, जिससे अब महिलाओं को लुभाने की पूरी कवायद चल रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और पिथौरागढ़ की डीडीहाट विधानसभा में 25 सालों से बीजेपी का परचम लहराया हुआ है। राज्य बनने से पहले बीजेपी के बिशन सिंह चुफाल ने यहां जीत का जो आगाज किया था वो अब तक जारी है। पिथौरागढ़ की डीडीहाट विधानसभा सीट को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। राज्य बनने के बाद हुए चारों विधानसभा चुनावों में यहां से बीजेपी के बिशन सिंह चुफाल जीतते रहे हैं। इस सीट से ही चुफाल अविभाजित यूपी की विधानसभा भी पहुंचे हैं। साल 2012 के चुनावों की छोड़ दें तो चुफाल को हर चुनाव में खासी चुनौती मिली है। बिशन सिंह चुफाल ने दावा किया है इस बार वह सबसे अधिक मतों से चुनाव जीतेंगे। ये छोड़ दो कि इसमें भारतीय जनता पार्टी ने हमने 4.5 साल में जो काम करके हम सबसे अच्छे मतों से जीतेंगे। अपने 5-4 के चुनाव में जो 5 बार चुनाव हुआ है, ये 6ठे चुनाव में सबसे ज़्यादा अच्छे मतों से जीतेंगे, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता से बूथ से लेकर ऊपर स्तर पर कहीं भी कार्यकर्ता सब एक हैं। लेकिन चुफाल की लगातार जीत में चुनावी समीकरणों की भी खासी भूमिका रही है। आलम ये रहा है कि विरोधी मतों के बंटवारों ने ही उनकी राह के कांटे हर बार हटाए हैं। यदि आंकड़ों पर नजर डालें तो पहले चुनाव में चुफाल को 13,104 वोट मिले थे, जबकि यूकेडी को 8,609 और कांग्रेस को 7,665 वोट मिले। वहीं दूसरे चुनाव में चुफाल को 12,512, कांग्रेस को 10,218 और निर्दलीय जगजीवन कन्याल को 5,840 वोट मिले। तीसरे चुनाव में चुफाल को 21,079 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 10,472 और बसपा को 10,183 वोट मिले थे। बीते चुनाव में चुफाल को खासी चुनौती मिली।
इस चुनाव में बीजेपी के बागी किशन भंडारी ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। वोट के लिहाज से देखें तो चुफाल को 2017 में 17,392, बागी किशन भंडारी को 15,024 वोट और कांग्रेस के प्रदीप पाल को 14,470 वोट मिले थे। यही वजह है कि चुफाल विरोधी इस बार वोटों का बंटवारा हर हाल में रोकना चाहते हैं। अब त्रिकोणी का जहां तक सवाल है, अब त्रिकोणी होगा या दो में आएगा फैसला, वैसे संभावना यह है कि इस बार दो में फैसला होगा। एक तरफ किशन भंडारी है, दूसरी तरफ कौन होगा ये भी मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि दूसरी तरफ होना किसने है। बिशन सिंह चुफाल जमीनी स्तर के नेता हैं। उनका क्षेत्र के मतदाताओं से सीधा रिश्ता है। बावजूद इसके कई दफा चुनावी समीकरणों से उनकी राह आसान हुई है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा 2022 के चुनावों में ऊंट किस करवट बैठता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और उत्तराखंड के चमोली जिले में मौजूद सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा बर्फ की चादर में ढका अद्भुत नजर आ रहा है। गुरुद्वारा इसी महीने की 10 तारीख को सर्दियों के लिए बंद हुआ है। 4 धाम यात्रा शुरू होने के साथ ही हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे की यात्रा भी शुरू हो जाती है, लेकिन ज्यादा ऊंचाई में होने के कारण हेमकुंड के कपाट जल्दी बंद हो जाते हैं। और अब यहां पर कितनी बर्फबारी हो रही है यह आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में ढका नजर आ रहा है। ये हेमकुंड साहिब की बर्फबारी की तस्वीर देख रहे हैं आप, सफेद चादर में लिपटी। संभावना ना के बराबर है। शासन की किसी भी योजना को ईमानदारी से लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कहीं पर कार्य संस्कृति नहीं थी। नौकरशाही उन सभी कार्यों को लागू करने में अड़े आती थी। राजनीतिक संक्रमण इस कदर से था कि कुछ भी ईमानदारी पूर्वक पारदर्शी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता था। वही प्रदेश आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर जो 4.5 वर्ष पहले 14वें से 15वें स्थान पर था, जो नंबर 2 स्थान पर है। ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश को ईज ऑफ लिविंग में ये माना जाता था कि यहाँ पे सबसे ज्यादा गरीबी है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा अराजकता है, सबसे ज्यादा अव्यवस्था है, और प्रदेश के बारे में देश की और दुनिया की धारणा बहुत नकारात्मक थी। आज वही प्रदेश ईज ऑफ लिविंग में देश के अंदर 44 ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो केंद्र शासन के द्वारा संचालित हैं। उनमें उत्तर प्रदेश का नंबर 1 स्थान है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। चाहे वह स्वच्छ भारत मिशन रहा हो, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वह जल जीवन मिशन हो, चाहे वह सौभाग्य योजना हो, चाहे वह उज्ज्वला योजना हो, चाहे वह किसान सम्मान निधि की योजना हो, चाहे वह प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना हो, या फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो। इन सभी योजनाओं में आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 स्थान रखता है। भाइयों बहनों, इस सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है। जब हम अपनी प्रतिभा का उपयोग बेहतर तरीके से करते हैं तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं, और जब उसके परिणाम सामने आते हैं तो उसके पूर्ण लाभ से भी हम सब स्वयं लाभान्वित होते हैं। लेकिन जब हम अपनी प्रतिभा का बेहतर उपयोग नहीं करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उससे होने वाली उत्पन्न विषमता के दोष के भी हम भागीदार बनते हैं। और उत्तर प्रदेश में यही होता था 4.5 वर्ष पहले। सब कुछ होने के बावजूद हमारे फील्ड में पिछड़े थे। आज सब कुछ होने के बावजूद हम देश में हर एक क्षेत्र में आगे हैं। ये 2 अंतर आपको पिछले 4.5 वर्ष के अंदर देश को भी और दुनिया को भी देखने को मिला है। और इसीलिए आज जब हम एक साथ यहाँ पर एकत्र हुए हैं, नियुक्ति पत्र वितरण की कोई आवश्यकता नहीं थी। पत्र आपके पास डाक से भी जा सकता था, आपके पास मेल भी किया जा सकता था, आपको टेलीफोन से भी जानकारी दी जा सकती थी कि आपका चयन हो गया, आप जाइए फलानी जगह अपना ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन इसके पीछे मंशा ही यही है कि अगर आपको आवेदन करने से लेकर के नियुक्ति पत्र प्राप्त होने तक कहीं सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी,
कहीं घूस लेन देन की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो फिर शासन की मंशा भी होगी कि इसी पारदर्शी तरीके से, इसी ईमानदारी के साथ आप भी अपने अपने क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का बेहतर लाभ अन्नदाता किसान भाइयों को उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दें। भारत जैसे देश में हम भारत को कृषि प्रधान देश मानते हैं और उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका तो अग्रणी है। मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम बेहतर तकनीक का उपयोग कर लें, अन्नदाता किसानों के साथ बेहतर समन्वय कर लें, उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर लें। अकेले उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया का पेट भरने की क्षमता रखता है। इतनी अच्छी उर्वरा भूमि और इतना अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है और विगत 4.5 वर्ष के अंदर इस दिशा में बेहतर प्रयास हुए हैं। मुझे याद है जब हम लोग आए थे, भारत सरकार उस समय 20 कृषि विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश को देना चाहती थी, लेकिन पिछली सरकारें कृषि विज्ञान केंद्र नहीं लेना चाहती थी। उनको भय था कि कृषि विज्ञान केंद्र आएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि किसानों को आधुनिक तकनीक और आधुनिक जानकारी देने के साथ किसान जागरूक हो जाए। वो देना ही नहीं चाहती थी। मैं धन्यवाद दूंगा विभाग के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने तत्काल शासन में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए और 20 के 20 कृषि विज्ञान केंद्रों को प्रदेश के अंदर स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। आज प्रदेश के अंदर राज्य सरकार के 4 कृषि विश्वविद्यालय और 88 कृषि विज्ञान केंद्र किसान भाइयों के लिए तकनीकी सपोर्ट के लिए उपलब्ध है। ये कृषि विज्ञान केंद्र हमारे लिए या कृषि विश्वविद्यालय हमारे लिए केवल नमूने नहीं, केवल सैद्धांतिक नॉलेज के एक अड्डे नहीं है, केवल वहां पे थ्योरी का एक नॉलेज देने का एक माध्यम नहीं बनेगा, बल्कि जो कुछ भी हमने वहां पे प्रयोग किए हैं, जो हमने रिसर्च किए हैं, जो हमारा शोध है, उस शोध का व्यापक प्रचार प्रसार करना और फिर इसको एक एक अन्नदाता किसान के खेत तक ले जाकर के उसको तकनीकी ज्ञान से भरपूर करते हुए उसकी आमदनी में बढ़ोतरी करने में सहायक हो सके, इस दृष्टि से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर प्रोक्योरमेंट की कोई पॉलिसी नहीं थी। अन्नदाता किसान अन्न अपनी उपज को पैदा करता था, लेकिन उसको क्रय की कोई व्यवस्था नहीं थी। मार्च 2017 में हमारी सरकार बनी थी और 1 अप्रैल से हम लोगों ने, मैंने अपनी टीम को उसी समय देश के अलग अलग राज्यों में भेजा था कि वहां पे प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी क्या है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी टीम गई, हमने उसके मॉडल को वहां से अपनाया, फिर यहाँ पे प्रेजेंटेशन किया और 19 मार्च को हमने शपथ ग्रहण की थी। 26-27 मार्च को मैंने टीम को अलग अलग राज्यों में भेजा। 28 मार्च तक ये टीम वहां से पूरा अध्ययन करके आई और 1 अप्रैल से हम लोगों ने गेहूं क्रय केंद्र प्रदेश के अंदर 3000 स्थानों में स्थापित कर दिए थे और तब से किसानों से उनकी उपज को सीधे खरीदने वाला देश का अग्रणी राज्य कोई है तो उत्तर प्रदेश है। आज हम खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 पर हैं, फल उत्पादन में नंबर 1 पर हैं, दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पर है, मत्स्य उत्पादन में नंबर 1 पर है। अन्य तमाम क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में कृषि सिंचाई योजनाओं की स्थिति कई दशकों से लंबित थी। परियोजनाएं, बाण सागर परियोजना 1973 में उस समय के योजना आयोग ने इसके लिए अपनी सहमति दी थी। 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई जी ने इसका शिलान्यास किया था। 1978 से लेकर के 40 वर्षों तक यानी 4 दशक तक इस परियोजना का, बाण सागर परियोजना का कोई पुरसा हल नहीं था। हम लोग 17 में आए, हम लोगों ने एक टाइम टेबल तय किया कि अगले 1 वर्ष के अंदर इस परियोजना को हर हाल में पूरा होना है।
और हम लोगों ने 2018 में इस परियोजना को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित करवा दिया। सरयू नहर परियोजना ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जनपदों को जोड़ती है। 1971 में योजना आयोग ने इसके लिए सहमति दी थी और उसके उपरांत इस परियोजना का कार्य प्रारंभ हुआ, आज तक पूरा नहीं हो पाया था। हम इस नवंबर में 15 नवंबर तक को इस परियोजना को पूरा करने जा रहे हैं। अर्जुन सहायक परियोजना, मध्य गंगा परियोजना जैसी लगभग 1 दर्जन से अधिक सिंचाई की परियोजनाएं लंबित